साथियों नमस्कार। आज फिर हम उसी श्रृंखला में बाह्य बलों को पढ़ रहे थे। अनाच्छादन प्रक्रम के जो प्रोसेस था हमने पिछली क्लास में पढ़ा और उसमें हमने ये जाना था कि अपक्षय अपर्दन की जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसे होती है और अपर्दन के जो कार्य थे या नदी के मुख्य कार्यों में से जो अपर्दन निक्षेपात्मक स्थल रूप थे उनका अध्ययन हमने कर लिया था। हम आज जो है इसी श्रृंखला में अगले जो बाह्य बल है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और वो है हमारे पास ग्लेशियर्स या हिमनदों के कार्य। हिमनदों पर बात करें उससे पहले मैं थोड़ी बातें आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि ज़रूरी इस बात का है कि ये तो सिर्फ कार्यों की बात है, लेकिन अगर प्रश्न थोड़ा सा बाहर से आ जाए तो हम किसी भी जगह पर मात ना खाएं। इसलिए पहले बता दूं आपको कि विश्व में दो तरह के या इस पृथ्वी के ऊपर दो तरह के ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और एक जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और दूसरे होते हैं अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब मौसम के अनुसार जो है उनमें गलित हिम का पाया जाना एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसको हम परिहिमानी कहते हैं। लेकिन स्थायी ग्लेशियर जो होते हैं वो हमेशा ही स्थिर बने रहते हैं। लेकिन स्थिर बने रहने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ही जगह पर बने रहते हैं। ध्यान करना इस बात पे कि हमेशा जो ग्लेशियर होते हैं वो हमेशा जमे रहते हैं, उसको हमने स्थायी ग्लेशियर कहा है। और स्थायी ग्लेशियर्स में विश्व में दो जगह ऐसी हैं या दो ऐसे महाद्वीप हैं और उनके ऊपर स्थायी तौर से जो हिम है वो जमी रहती है, जिसमें एक तो ग्रीनलैंड है और एक अंटार्कटिका महाद्वीप है। ग्रीनलैंड द्वीप है जो डेनमार्क के अधीन है और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो भी क्या है, ये दोनों के दोनों स्थायी ग्लेशियर हैं। बाकी जो ग्लेशियर्स हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर ये सारे के सारे जो हैं वो परिहिमानियों की श्रेणियों में आते हैं। अब यहाँ बात ये करते हैं कि ग्लेशियर जो हैं उनमें गतियाँ पाई जाती है, इसके बारे में सबसे पहले किस विद्वान ने बात की थी, तो स्विट्जरलैंड के एक महत्वपूर्ण प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हयूजी, या कई बुकों में इसको हयाजी लिखा हुआ है। इन्होंने सबसे पहले ग्लेशियर में गति होने को प्रमाणित किया था, या मैं यूं कहूं कि ग्लेशियरों में गतियां पाई जाती हैं। इसके प्रमाण जो थे सर्वप्रथम किसने दिए, हयूजी ने दिए। लेकिन उसके ऊपर विस्तृत जो कार्य किया था वो लुई अगासिज ने किया था। किसने किया था कि ग्लेशियर जो होते हैं उनमें गतियां पाई जाती है, इसको प्रमाणित किया था लुई अगासिज ने। किसने किया था, लुई अगासिज ने। थोड़ा ध्यान कर लेना इस बात पे। अब जो गतियां पाई जाती हैं या ग्लेशियर स्थायी नहीं है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे बात कि ग्लेशियर अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। स्थायी तो है लेकिन स्थिर नहीं है। स्थिर का मतलब उनमें गतियां पाई जाती है। अब गतियां होती क्यों हैं, वो होती है गुरुत्व बल के कारण। ये बात बड़ी ध्यान रखने वाली है। गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण यानी कि ग्रेविटी फोर्स के कारण ऊंचे जो स्थान हैं उनसे जो ये ग्लेशियर है वो हमेशा स्लाइड होकर नीचे आते रहते हैं। इस प्रक्रिया को एवालांस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एवालांस कहा जाता है। इस प्रक्रिया को एवालांस कहा जाता है। यानी कि अगर सीधे पर्वत जो हैं गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरते हों तो उसको भूसंकलन बोलते हैं। लेकिन अगर जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ है, हिम है, वो गुरुत्व बल के कारण अगर नीचे गिरे तो उस प्रक्रिया को हम एवालांस की प्रक्रिया कहते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। हयूजी ने सबसे पहले ग्लेशियर जो थे उनमें गति को पहचाना था और लुई अगासिज ने इस चीज़ को प्रमाणित कर दिया था। और जो स्थायी ग्लेशियर है इस ग्लोब पर उनमें हम बात करते हैं ग्रीनलैंड की और अंटार्कटिका महाद्वीप की। बाकी जो हैं परिहिमानियों के तौर पे हैं, जिसको 1909 में लॉजेंस्की ने इसे और ज़्यादा विस्तारित तरीके से बताया था। लेकिन आपके सिलेबस में परिहिमानी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि 1909 में लॉजेंस्की ने परिहिमानियों पर विस्तृत कार्य किया था और उन्होंने ये सारी चीज़ दी थी। अब बात ये आती है कि
हिमानी के कार्यों के साथ साथ डी मार्तोनी ने हिमानी अपर्दन चक्कर दिया था। किसने? डी मार्तोनी ने हिमानी अपर्दन चक्कर दिया था। डी मार्तोनी ने हिमानी अपर्दन चक्कर दिया था। डी मार्तोनी जो था वो विडाल डी लोब्लोस का जमाई था और विडाल डी लोब्लोस की जो रचना थी मानव भूगोल के सिद्धांत, उनको पूरा करने का कार्य भी डी मार्तोनी ने ही किया था उनकी मृत्यु के बाद। तो बात आ गई कि डी मार्तोनी ने हिमानी अपर्दन चक्कर की संकल्पना दी थी। ये बात थोड़ी डायरेक्टली अपने दिमाग में बिठा लें। अब बात आती है कि हिमानी के कार्य। हिमानी के कार्यों में अगर बात करें हम, तो उत्पाटन एक मुख्य कार्य है। जैसा कि मैंने पूर्व की क्लास में आपको बताया कि नदियों में अपर्दन मुख्य कार्य है, हिमानी में उत्पाटन है, वहीं जो वायु है उसमें अपवाहन जो है मुख्य कार्य है। तो बात आती है, उत्पाटन का मतलब होता है प्लकिंग या तोड़ देना या फिर तोड़ कर ले जाना, ये क्या होता है? उत्पाटन कार्य होता है। फिर हिमानी क्या करती है? परिवहन कार्य करती है और उसके बाद वो डिपॉजिट करती है, निक्षेपात्मक कार्य करती है। तो प्रत्येक जो बाह्य बल है, चाहे वो समुद्री लहरें हैं, चाहे वो क्रास्ट प्रदेश हैं, चाहे वायु है, चाहे हिमानी है या फिर नदियां हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं वो 3 कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ जो पिछली क्लास में मुझे बतानी चाहिए थी वो बात अब दोबारा मैं यहाँ और बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि ये क्या करती है, उत्पाटन जो प्रक्रिया, इसके अंदर तो ये सामान्यता क्रिया जो है होती रहती है। एक तो होता है अपघर्षण। क्या होता है? अपघर्षण। और एक होता है सन्निघर्षण। ये अपर्दन की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण चीज है। अपघर्षण का मतलब होता है कि जब टूल्स जो होते हैं तली यानी कि जो पर्वतीय भाग है उसको नीचे से रेगमाल की तरफ से साफ करते हैं या किनारों से साफ करते हैं। लेकिन सन्निघर्षण का मतलब होता है कि टूल्स का आपस में गति के कारण या वेग के कारण आपस में टकरा के टूट कर छोटे होते रहना, यानी कि टूल्स का आपस में टकरा कर टूटने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम सन्निघर्षण कहते हैं। और अपघर्षण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? टूल्स का तली को या पार्श्व जो होते हैं, किनारे जो होते हैं, उनको रगड़ के साफ करने की प्रक्रिया को हम अपघर्षण कहते हैं। अब बात करते हैं उत्पाटन की। उत्पाटन जो होता है यहां उत्पाटन कार्य का मतलब तोड़कर चट्टानों को अपने साथ लेके आना, परिवहन का मतलब साथ बहा के लेके आना, निक्षेपण का मतलब जब हिम रेखा के पास जब ग्लेशियर आ जाते हैं तो जल पिघलने लगता है और जल पिघलने लगता है तो अपने साथ लाए हुए टूल्स को ये निक्षेपित करने लगते हैं। तो बात अब शुरू कर दें हम। उसी तरीके से आपको मैं ये गतियाँ समझाता चलूँगा। उत्पाटन कार्य ग्लेशियर का महत्वपूर्ण कार्य है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन ग्लेशियर्स की जो पर्वतों के ऊपर जमे पड़े हैं। मैं यहाँ एक चित्र बना रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा आप ये ध्यान देंगे कि जो ये काली लाइन है ये पर्वत को शो करती है और इसके ऊपर क्या जमा पड़ा है, और ये जो वाइट लाइन है ये हिम रेखा को शो करती है। हिम रेखा समझ गए होंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ हिम रेखा। और ये जो है ये पर्वत के अंदर वाला भाग है और जो ये ऊपर है वो क्या है? हिम है। पर्वतों के जो ऊंचे भाग है इनके ऊपर हमेशा जो है वो ऊंचाई के कारण, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है या आपको पहले से ये छोटी कक्षाओं में पढ़ाया गया था कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो सामान्यतः जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके ऊपर जो है ये ग्लेशियर्स जो हैं वो बने रहते हैं और उनकी एक हिम रेखा पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर
ऊंचाई का वह क्रम जिसके अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, जहां पर बर्फ पिघलना शुरू हो जाए, वो है एक ऐसी रेखा जिससे ऊपर एक हिम चादर पाई जाती है और नीचे जो है हिम रेखा के नीचे गलित हिम पाई जाती है। तो इसका मतलब ये हमारी हिम रेखा है, इससे ऊपर ग्लेशियर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पर्वत का अंदर वाला भाग है, इसको बढ़िया तरीके से अगर हम समझें तो सबसे पहले जो ऊपर ग्लेशियर होते हैं वो ग्रेविटी फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यहाँ ध्यान देंगे तो मैं अलग अलग कलर से बनाऊंगा तो बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। यहां पर इस तरह से एक दरार बन जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जब जमाव बढ़ने लगता है, दबाव बढ़ने लगता है, तो ग्लेशियर जो है ऊपर जमते जाते हैं और यहाँ एक दरार बन जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ तनाव लगता है। इस दरार को हम क्या कहते हैं? बरग सुरुंड कहते हैं। बरग सुरुंड कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी? ये दरार, अब ये जब दरार टूटती है, दरार जब टूटती है तो ये जो ग्लेशियर है वो नीचे की तरफ ऐसे गति करने लगता है और रास्ते में आने वाली समस्त चीज़ों को तोड़ते हुए चलता है। यानी कि अपने इतने भारी भरकम घनत्व के साथ ये चलता है कि नीचे छोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उनको तोड़ता हुआ चलता है। तो यहाँ पर एक ऐसी आकृति बन जाती है, यानी कि इस चट्टान को भी ये घिस देता है रेगमाल की तरह कंकड़ पत्थरों से, ऊपर ग्लेशियर इसको नीचे की तरफ आ जाता है ग्रेविटी फोर्स के कारण। तो ये जो प्याले नुमा एक आकृति बनती है, इस आकृति को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये एक आरामदायक कुर्सी की तरह होती है, आरामदायक कुर्सी की तरह एक आकृति बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सरक कहते हैं। क्या कहते हैं? सरक कहते हैं। ध्यान करना, इसको कोरी भी कह दिया जाता है, इसको करेन भी कह दिया जाता है, और अभी अभी कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में इसको CWM यानी कि वेल्स प्रदेश जो है उसमें इसको कवम के नाम से भी जाना जाता है। कवम, ये अभी अभी कॉलेज व्याख्याता एग्जाम में पूछा गया था। सरक का अन्य जो नाम है वो है कवम। बात समझ में आ गई होगी। इसी को ही हम हिम गवर यानी कि हिमखंड भी बोल सकते हैं। हिम खड्ड भी बोल सकते हैं। हिम गवर का मतलब हिम का गड्ढा। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी आकृति जो बनी है, इस आकृति को हम कहते हैं सरक कहते हैं। और सरक जो है वो अपर्दनात्मक आकृति है। कई बार ये सरक जो होते हैं वो पीछे की तरफ इस तरह से आगे चलते रहते हैं, दोनों साइड से ग्लेशियर इस तरह से इसको बनाते रहते हैं। अब अगर सामने की साइड अगर ये आ जाए तो सामने की साइड भी इस तरह से ये काटते रहते हैं, पर्वत के चारों तरफ से इस तरह से ये कटते रहते हैं। तो कहने का मतलब, इसको तो हमने सरक कहा, लेकिन जो आरामदायक कुर्सी है, कई बार जो ग्लेशियर्स पर्वत जब नीचे आ जाता है तो ये इसके अंदर चिल्ड वाटर भर जाता है, कुछ जो है आइसबर्ग इसके अंदर होते हैं। मैं यहाँ ये आकृति बना के दिखाऊं कि जो सड़क है वो इस तरह की आकृति है। इसके अंदर अगर यहाँ झील बन जाए और उसमें कुछ चिल्ड वाटर होता है बिल्कुल एकदम, और इसके अंदर कई बार जो बर्फ़ के टुकड़े भी तैरते रहते हैं, तो इसको टॉरन झील कहते हैं। ध्यान करना, कौन सी? टॉरन झील कहते हैं। अब ये टॉरन झील जो है निक्षेपात्मक आकृति है, जो सड़क के अंदर बनती है या हिमगवर के अंदर बनती है ना। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बारी बारी जब इस तरह की ये प्रक्रिया होती है तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह के सड़क चारों तरफ से मिल जाते हैं, तो यहाँ पर एक हॉर्न जैसी, एक सींग जैसी आकृति रह जाती है, यानी कि इसको हॉर्न या इसको गिरी सरंग भी बोल देते हैं, यानी कि पर्वत का सींग। गिरी सरंग का सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न है। दोबारा यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्विट्जरलैंड का जो
मैटर हॉर्न जो है गिरी सुरंग का प्रमुख उदाहरण है। कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का है। तो अंत में ये जो चोटी होती है वो एक मंदिर के गुंबज की तरह रह जाती है, जिसको हम कहते हैं हॉर्न या गिरी सुरंग कहते हैं। ये अपरदनात्मक स्थल रूप है। तो ग्लेशियर जो होते हैं उसमें हिम में पड़ने वाली दरार को हमने वरंगशुंड का, और जब ये ग्लेशियर नीचे की तरफ स्लाइड होता है तो रास्ते से क्या करता है, ये जो पर्वत है उसकी तली को भी काटते हुए निकलता है। जो प्याले नुमा आकृति बनती है उसको सरक, कोरी, करेन या कवम के रूप में जाना जाता है, जिसको हमने अपरदनात्मक स्थल रूप का। और सरक के अंदर जब हिम रेखा थोड़ी ऊपर आ जाती है मौसम परिवर्तन से या फिर पर्वत की ऊंचाई कम हो जाने के कारण, जब हिम रेखा ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर एक झील बन जाती है, जिस झील को मैंने यहाँ दिखा दिया था टॉरन झील के तौर पे। क्या? टॉरन झील के तौर पे। अब जो ग्लेशियर्स हैं कई बार वो सीधे के सीधे, मैं इसको मिटा देता हूँ, दोबारा बनाता हूँ। जब यहाँ पर पर्वतों के ऊपर यहाँ सड़क बना तो कई बार चट्टानें सीधी होती है, तो हिम टुकड़े जो होते हैं वो सीधे के सीधे नीचे गिरते हैं। ये एक तरह से जलप्रपात की तरह ही दैत्याकार सोपान के नाम से जाना जाता है। हिमनद में इसको हम क्या कहते हैं? दैत्याकार सोपान, दैत्याकार सोपान कहते हैं। अब जब ये चट्टानी टुकड़े और बहुत ज़्यादा हिम के टुकड़े एक साथ गिरते हैं इस तली के ऊपर, तो यहाँ पर भी वो कौन सी क्रिया होती है? जल जो गर्तिका की बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, यहाँ भी वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। यानी कि कुछ जो टूल्स हैं और कुछ बर्फ़ के टुकड़े आपस में टूटते रहते हैं और एक घोलन प्रक्रिया होती है, जिसके कारण ये प्रश्न बहुत बार आया। नीचे एक चट्टान के अंदर कुंड बन जाता है। नदी में इसको हमने अवनमन कुंड कहा था, लेकिन इसमें पेंटरनास्टर झील कहते हैं, पेंटरनास्टर झील कहते हैं। अब ध्यान करना कि पेंटरनास्टर झील जो है अपरदन से बनी है, अपरदनात्मक कार्यों से बनी है ना। पेंटरनास्टर झील अपरदनात्मक कार्यों के कारण बनी है। इसको मैंने क्या कहा? दैत्याकार सोपान कहा। दैत्याकार सोपान के बाद जब ग्लेशियर जो है एक पूरे स्लाइड के साथ चलना शुरू होते हैं तो ये क्या करते हैं? यू आकार की घाटी बनाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। क्या? यू आकार की पर्वतों के बीच में एक घाटी बनाते हैं, पर्वतों के बीच में एक घाटी बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? यू आकार की घाटी। इसके पार्श्व जो किनारे होते हैं वो खड़े होते हैं, लेकिन नीचे का जो तली होती है वो सपाट होती है, और टूल्स जो होते हैं और जो हिम के टुकड़े होते हैं वो सीधे स्लाइड होते रहते हैं। लेकिन इन्हीं किनारों के ऊपर कुछ यू आकार की ऐसी घाटियां और बन जाती हैं, जो इस मुख्य यू आकार की घाटी के अंदर छोटे छोटे टुकड़े स्लाइड होके गिरते रहते हैं। अब इनको हम लोग जो है अलग नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं लटकती घाटी या फिर हंगिंग वैलीज, है ना। लटकती घाटी, ये लटकती घाटी और ये यू आकार की घाटी है। यह अपरदनात्मक कार्यों से बनती है। यू आकार की घाटी है जिसके किनारे जो होते हैं वो खड़े होते हैं और तली जो होती है सपाट होती है, लेकिन वी आकार की जो घाटी होती है उसके किनारे जो होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं या तीव्र ढाल वाले होते हैं, और जो तली होती है वो बहुत ही संकीर्ण होती है। इसकी तली चौड़ी होती है। ये बात बहुत बार पूछी जा चुकी है कि जब लाइनों के तौर पे ये चीज़ें दी जाती हैं एग्जाम्स में कि यू आकार की घाटी जो होती है वी आकार की घाटी के तुलना में जो तली होती है वो चौड़ी होती है और पार्श्व खड़े होते हैं, इस तरह के तथ्य दिए जाते हैं कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो थोड़ा ध्यान कर लेना इसके ऊपर। यू आकार की घाटी के पार्श्व खड़े और तली चौड़ी होती है, क्योंकि ग्लेशियर जब स्लाइड होते हैं तो उनके साथ कुछ कंकड़ पत्थर जो होते हैं उनसे रेगमाल की तरह तली का जो भाग होता है उसको वो सपाट कर दिया जाता है, और इसके ऊपर जो यू आकार की छोटी छोटी घाटियाँ होती हैं इन घाटियों को हम लटकती घाटी कहते हैं, जो मुख्य यू आकार की घाटी के ऊपर बनती है। अब बात आती है अगली। अब ये काम तो रहे इसके अपरदनात्मक। मैंने दोबारा फिर मैं बता रहा हूं कि एक गिरी सुरंग बचता है दोनों तरफ सड़क बन जाने से, या ये आरएस में भी कई बार प्रश्न पूछा गया कि सड़कों के पीछे हटते जाने से कौन सी सतलाकृति बनती है। तो सड़क जैसे किसी पर्वत के चारों ओर इस तरह से अलग अलग होते जाते हैं तो बीच में जो आकृति बचती है वो गिरी सुरंग
यानी कि हॉर्न की आकृति बचती है, और सड़क में पानी भर जाए तो वो टोरन बन जाती है। और अगर ग्लेशियर से सीधे ही बर्फ़ के टुकड़े एक प्रपात की तरह नीचे गिरते हैं तो उसको सोपानी प्रपात या फिर दैत्याकार प्रपात कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि नीचे जब ये गिरते हैं तो वहाँ पेंटरनास्टर झील का निर्माण होता है, ये अपरदनात्मक है, लेकिन टोरन झील निक्षेपात्मक है। ये बात ध्यान कर लेंगे आप। यू आकार की घाटी और लटकती घाटियाँ बनती हैं। आखिरकार अब क्या है कि जो हिमनद हैं वो नीचे आ चुके हैं। मैं इसको डिलीट कर दूं, अगली में एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं डिलीट कर देता हूं इसको। अब जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या है, यहां पर आ चुके हैं। यह हमारी हिमरेखा है, हिमरेखा है। तो यहां पर जब आते हैं तो रास्ते के अंदर क्या है कि कुछ ऐसे ज्वालामुखी पलग होते हैं, ऐसे ज्वालामुखी पलग होते हैं जिनको काट पाना ग्लेशियर के लिए बलबूते की बात नहीं होती, क्योंकि बहुत कठोर चट्टानें हैं। तो ग्लेशियर इससे यहाँ टकराता है, सीधा टकराता है, तो ये इस तरह की आकृति बन जाती है, यानी कि पूंछ जैसी आकृति, एक पक्षी के पूंछ जैसी आकृति। तो इसको क्या कहते हैं, पूंछ। और अगले वाले भाग को हम जो है निक्षेपित स्थल रूप है। तो यहाँ ध्यान करना है कि पूंछ और अगले वाला जो भाग है इसका, उस भाग के ऊपर ये निक्षेपित होता जाता है। तो यानी कि ग्लेशियर की जो गति होती है वो सामने की तरफ से होती है, और ये हमारे पास ज्वालामुखी पलग है जिसके ऊपर ये गति जो सीधी बर्फ़ है वो जाके टकराती है। तो यहाँ से थोड़ी स्लाइड होकर और पूंछ जैसी आकृति बन जाती है। अब बात यहाँ ये आती है कि कई बार जो है बीच में ज्वालामुखी पलग जो है वो इस तरह का हो जाता है। तो जब बर्फ़ स्लाइड होके, ये मंद ढाल वाली होती है, स्लाइड होके इधर जाती है तो यहाँ पर कुछ कटाव हो जाता है। तो इसको कहते हैं रास मोटाने, रास मोटाने, या कई बार इसको भेड़ पीठ शिला भी कह दिया जाता है। भेड़ पीठ शिला भी कह दिया जाता है, क्योंकि भेड़ जैसी आकृति बन जाती है ये। और पुंछ और सरंग, ये जो है वो सींग जैसी आकृति होती है, तो इसको सरंग कह दिया जाता है और इसको पुंछ कह दिया जाता है। यानी कि इसमें जो बर्फ़ है वो पुंछ की तरफ, यानी कि जो ज्वालामुखी पलग है उस पर टक्कर खाती है तो ये पूंछ जैसी आकृति बन जाती है। आगे थोड़ी बहुत जो निक्षेपण कार्य हो जाता है उससे सरंग जैसी आकृति बन जाती है। और रास मुटाने जो होती है, बैठी हुई भेड़ की पीठ जैसी एक आकृति होती है, क्योंकि पीछे से इस तरह की आकृति जो है वो कटाव के कारण बन जाती है। तो इसको कहते हैं भेड़ पीठ शिला। ध्यान करना आपने, पूंछ और सरंग और रास मुटाने या भेड़ पीठ शिला, ये आकृतियाँ जो है अपरदनात्मक आकृतियाँ हैं। अब दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ, मैंने आपको हॉर्न बताया, मैंने आपको सड़क बताया, मैंने आपको पेंटरनास्टर झील, दैत्याकार सोपान, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी और रास मुटाने यानी जिसको भेड़ पीठ शिला कही, और पुंछ और सरंग, ये जो आकृतियाँ हैं वो सारी की सारी अपरदनात्मक आकृतियाँ हैं। लेकिन जो टोरन झील है वो क्या है, निक्षेपात्मक आकृति है, जो सड़क के अंदर पानी भर जाने के कारण ऐसी बनती है। अब जो बारी बारी जो आती है बात वो हम करते हैं। मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो ये पर्वत हैं, इन पर्वतों के किनारों पर जब ग्लेशियर नीचे आ जाते हैं तो वो पिघलने लगते हैं। पानी, कुछ बर्फ़ के टुकड़े और उनके साथ लाए हुए जो पदार्थ है, मलबा, जिसको हम बोल्डर कहते हैं। यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बोल्डर क्या है? ये पर्वत है, ग्लेशियर यहाँ तक तो चल रहे थे और ये हिमरेखा मैं ये खींच देता हूँ, है ना, हिमरेखा। बोल्डर जो है वो थोड़ा देख लें आप। बोल्डर को हम गोलाशम भी कहते हैं। ये एक ऐसे पत्थर हैं जो गोल अंडे जैसे होते हैं, थोड़ा सा भाग इनका बाहर नुकीला इस तरह से निकला हुआ होता है, अंडे जैसा बिल्कुल। इसका मतलब इनको हम बोल्डर कहते हैं। जैसे बाब बोल्डर जोधपुर का, बादुरा बालुकाशम जोधपुर का, ये बताया जाता है कि मरुस्थल में प्लीस्टोसीन काल के
काल में या उससे पूर्व के हिमानियों के अवशेष है। तो ये मुख्यतः जो है वो हमने बात की थी पर्मियन कार्बोनिफेरस युग में ये बाब बोल्डर जो थे बने थे। ये बोल्डर का मतलब होता है अंडे जैसे पत्थर। ये केवल हिमानियों से निर्मित होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं। बाकी अन्य जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो भी इनके साथ आते हैं। तो ध्यान करना यहाँ पर कि जब हिमनद जो है वो कहाँ आ जाते हैं, हिम रेखा के आसपास आ जाते हैं, तो इनकी गतियाँ भी कम हो जाती है और जल भी पिघलने लगता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो बोल्डर होते हैं वो निक्षेपित होने लगते हैं, बोल्डर निक्षेपित होने लगते हैं। तो बोल्डर से इस तरह की बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इन पत्थरों को हम क्या कहते हैं, ध्यान करना इसके ऊपर। ये अंडों की टोकरी जैसा होता है। क्या? जैसे बोल्डर अपने आप में अंडों जैसे तो होते ही हैं, अंडों की टोकरी जैसे होते हैं। और अंडों की टोकरी जैसे होते हैं ये, तो उनको कहते हैं ड्रमलीन। ये उल्टी नौका की तरह की आकृति होती है जिसके अंदर बोल्डर जमा होते हैं, है ना। तो ये प्रश्न कई बार पूछा है, उल्टी टोकरी की तरह या अंडों की टोकरी की तरह या उल्टी नाव की तरह जो आकृति है वो ड्रमलीन होती है। ये निक्षेपात्मक स्थल रूप है, ध्यान करना, ये निक्षेपात्मक स्थल रूप है और ये शुरुआती दौर पे है। अब यहाँ जो बात आती है कि जब ये बोल्डर हैं, बोल्डर के अलावा अगर छोटे कंकड़ पत्थर जो हैं वो यहाँ पर जमा हो जाते हैं, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इस चीज़ को इस तरह से, तो हिमोड शंकु कहते हैं इनको। उसमें जलोढ़ शंकु कह रहे थे, इसको हिमोड शंकु कहते हैं, हिमोड शंकु। समझ में आ गई बात? इसको हमने हिमोड शंकु का, क्योंकि ये हिमोड़ों के या फिर मैं यूँ कहूँ कि हिम के साथ लुढ़ कर आए हुए बोल्डर, कंकड़ पत्थर और मिट्टी और बजरी जैसे या सिल्ट जैसे पदार्थों से मिलकर बना, इसको कहते हैं हिमोड। हिमोड जो है वो निक्षेपात्मक है, ड्रमलीन जो है वो निक्षेपात्मक है। अब बात आती है कि इनके साथ जो है एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है। हिमोड को बारी बारी याद करना है, जो बारी बारी पूछा गया। हिमोड को हम क्या कहते हैं, मोरेन भी कह देते हैं, अंग्रेजी में इसको मोरेन, या हिमोड को जब हम कहते हैं टिल का मैदान कहते हैं, टिल यानी कि टिल का मैदान भी कह देते हैं। या इन हिमोडों से निक्षेपित जो मैदान बनता है उस मैदान को हम अवक्षेप मैदान कहते हैं या आउटवाश पैलेन कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, आउटवाश पैलेन कह देते हैं। तो इसका मतलब टिल का मैदान, टिल का मैदान और अवक्षेप मैदान या हिमोड जो है एक तरह से हिमोड शंकु से निर्मित हुआ है। तो हिमोड का मैदान या टिल का मैदान या फिर हम कह देते हैं अवक्षेप मैदान, ये निक्षेपित मैदान है किसका, हिमनदों का, निक्षेपित मैदान है हिमनदों का। तो बोल्डर और गोलाशम, इससे एक नई संरचना और बनती है जो कई बार आरपीएससी ने पूछा है, वो बनती है एस्कर। क्या बनती है, एस्कर। एस्कर को मैं दिखाऊं तो जो हिम रेखा होती है इसके आसपास कंकड़ पत्थरों बोल्डरों से एक सुंदर जो है माला की जैसी, यानी कि माला की तरह जो एक हिम रेखा के ऊपर इस तरह की आकृति बन जाती है। इस आकृति को हम कहते हैं एस्कर। क्या कहते हैं, एस्कर कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपको, प्राचीन काल से लेकर अब तक जितने भी पर्वतों के अंदर रास्ते, रेल लाइनें, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत बार पूछी गई है, रास्ते, सड़क मार्ग यानी कि या संकरे रास्ते या फिर जो रेल मार्ग बनाए गए हैं वो इन्हीं एस्कर्स के ऊपर बनाए गए हैं। ये कभी धोखा नहीं देते। क्या, ये कभी धोखा नहीं देते। अगर किसी पर्वत को काटकर हम बनाएं तो हो सकता है कि पर्वत और आगे गिर जाए, लेकिन ये क्या है कि हिमानी द्वारा इस तरह से इनको हिला के सेट कर दिया जाता है, जैसे रेल लाइनों के नीचे हम जो है कंक्रीट डालते हैं, उसी तरीके से ये सेट हो जाते हैं। तो इनके ऊपर सड़क बनाना और रेल लाइनें बिछाने का जो कार्य है वो महत्वपूर्ण तरीके से किया जाता है और ये बहुत ही आसानी से जो है गिरता नहीं है या ये नीचे स्लाइड नहीं होता, क्योंकि कालांतर में इसको इस तरह से फिट कर दिया जाता है कि बड़े छोटे कंकड़ जो है जो हिमानियों द्वारा कर दिए जाते हैं। तो ध्यान देना, एस्कर एक तरह से निक्षेपित है, बोल्डर आप समझ गए हैं। हिमोड शंकु यानी कि ठीक जलोढ़ शंकुओं की तरह जल के साथ लुढ़क के आए कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाए गिरिपाद में, तो उसको तो हम
हिमोड जलोढ़ शंकु कहते हैं। और अगर हिम के साथ लुढ़क के आए कंकड़ पत्थरों का ढेर जो है वो पर्वत के गिरिपाद में इकट्ठा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं। और हिमोड जो पंख होते हैं, पंख का मतलब एक से अधिक शंकुओं का मिलकर एक हिमोड पंख बन जाता है, उसके ऊपर कंकड़ पत्थर जो इकट्ठे हो जाते हैं उसको टिल का मैदान या हिमोड का मैदान या मोरेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरेन कहते हैं, या अवक्षेप का मैदान, या अंग्रेजी भाषा में इसको हम लोग आउटवाश पैलेन कहते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रमलिन एस्कर। अब बात आती है अन्य सतलाकृतियों की। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं इसको, फिर हम आगे बात करेंगे। अब अगली जो आकृतियां आती हैं वो और भी आसान है ना, कि पर्वतों के ऊपर जब यहां पर हिमोड जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हमने टिल मैदान कहा। ध्यान देना कि टिल के मैदानों के कार्यांतरण के कारण या रूपांतरित चट्टानों के रूप में टिलाइट चट्टानें हो जाती हैं, जिनके सिराओं के रूप में सोना पाया जाता है। दक्षिणी जो अफ्रीका है उसके अंदर टिलाइट चट्टानें हैं जिनमें स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं। तो टिल का रूपांतरित जो चट्टानें होती है उनको हम टिलाइट कहते हैं। हिमोड या टिल मैदान कहते हैं। इसके आगे जो है ना ग्लेशियर पिघल जाते हैं, और यहाँ हिमोड में जो बड़े ग्लेशियर होते हैं वो रुकते जाते हैं और वो धीरे धीरे पिघलते जाते हैं। तो यहाँ पर एक जो है ना गर्त होता है, इसके अंदर रेत के ढेर, जिसमें बोल्डर नहीं होते, ध्यान करना, रेत के ढेर मैं अगर यहाँ बताऊं कंकड़ पत्थरों का ढेर बड़ा करके, तो इसको हम केम कहते हैं। क्या कहते हैं, केम कहते हैं। क्या, केम कहते हैं इसको। ये एक तरह से ठीक उसी तरह का भाग है जो आप लोगों ने टीलों के रूप में मरुस्थल में देखा है, तो इसको हमने कहा केम। ये कंकड़ पत्थरों में कुछ छोटे मोटे बोल्डर भी इसके अंदर होते हैं, तो इसको कहते हैं केम। लेकिन इसी हिमोड जो शंकु होते हैं या हिमोड जो पंख होते हैं, उसके आगे कुछ जो है ना चिल्ड वाटर की झीलें निर्मित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, झीलें। मैं यहाँ बड़ा करके दिखाता हूँ। इन झीलों में पानी भर जाता है और पानी बहुत ही सुंदर, नीचे तली के अंदर जो भी अवसाद पड़े हुए हैं उनको स्पष्ट आप देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम केटिल। क्या कहते हैं, केटिल। बहुत ही आसान है। केटिल ये एक तरह की झील है और निक्षेपित झील है, ध्यान कर लें, जो बहुत ही ठंडे पानी की है, और इसमें जो हिमांक बिंदु तक पानी टेम्परेचर तक का पानी पाया जाता है। इसके तली के अंदर कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के भंवरों के कारण या पानी के प्रवाह के कारण ढेर बन जाते हैं। यानी कि मैं यूं कहूं कि केम के छोटे ढेर रेत के जो कि केटिल के अंदर होते हैं उनको हम कहते हैं हमक। क्या कहते हैं, हमक कहते हैं। क्या कहते हैं, हमक कहते हैं। किसके अंदर, झीलों के अंदर जो छोटे रूप में पाए जाने वाले ये रेत के कंकड़ों के ढेर हैं। अब बात ये आती है कि ये हमारे निक्षेपित स्थल रूप हैं। निक्षेपित स्थल रूपों में मैंने बात की थी हिमोड की, टिल के मैदान की, मोरेन की, आउटवाश पैलेन की, जो कि एक कंकड़ पत्थरों वाला अनउपजाऊ सा मैदान होता है। फिर बात मैंने की थी केम की, केटिल झील की, और इसमें हमक के छोटे छोटे रेत के ढेरों की। फिर मैंने ड्रमलिन की और एस्कर की बात की थी। लेकिन अब जब हिमनद पानी पिघलकर आगे चलने लगते हैं तो ये अपने किनारों पर इस तरह के बोल्डर जो है इकट्ठे करते हैं। जैसे नदी जो प्राकृतिक तटबंध बनाती है, उसी तरीके से ये कुछ इस तरह के जगह जगह तटबंध बना दिए जाते हैं। क्या, कुछ बोल्डर कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो साइडों में लग जाते हैं, और जो गलित हिम का जो पानी होता है वो इसके अंदर से बहने लगता है, इसके अंदर से इस तरह से बहने लगता है। तो इनको क्या कहते हैं, ये जो भाग जमा हुए हैं ये, इनको कहते हैं पार्श्व हिमोड। क्या कहते हैं, पार्श्व हिमोड यानी कि किनारे के हिमोड इनको कहा। और जो बीच में जमा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, मध्यस्थ हिमोड।
मध्यस्थ हिमोड। बात यहां तक समझ में आ गई। इसको मध्यस्थ का, और जो किनारों पर जमा हुआ उसको पार्श्व हिमोड के तौर पे ये भी निक्षेपित है। लेकिन कुछ कंकड़ पत्थर जो है इनके बीच में भी, तली के ऊपर भी जमा हो जाते हैं, इनको कहते हैं तलस्थ हिमोड। तलस्थ हिमोड क्या कहते हैं इसको? तलस्थ हिमोड कहते हैं। अब ये हमारी कुछ सतलाकृतियां थी जो कि अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थल रूपों के रूप में हमने हिमानी को पढ़ा। हिमानी में मैं दोबारा फिर दोहरा दूं कि जो अपर्दनात्मक स्थल रूप हैं उनको हम ऊपर से अगर शुरू करें तो वो सरक है, सरक के बाद बनता है हॉर्न, गिरी सरंग बनता है। सरक के अंदर अगर पानी भर जाए, जो निक्षेपात्मक स्थल रूप है जिसको टोरन झील का, अगर ग्लेशियर सीधे ही नीचे प्रपात की तरह गिरे तो उसको दैत्याकार सोपान कहते हैं या प्रपात कहते हैं। और नीचे जो अवनमन कुंड की तरह बने उसको हमने कहा था पेंटरनास्टर झील। फिर उसके बाद जो है जो बोल्डर हैं वो उल्टी अंडों की टोकरी के समान एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो उसको हमने डर्मलिन कहा था। और जो माला की तरह जो हिमरेखा है उसके आसपास जो है लंबी एक श्रृंखला के रूप में जब बोल्डर कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाएं, बोल्डर हो ये जरूरी नहीं है, उसको हमने एस्कर कहा था। ये भी निक्षेपात्मक स्थल रूप है। फिर हमने बात की थी रास मोटाने की। रास मोटाने की मतलब भेड़ की पीठ शिला की तरह एक आकृति जिसमें मुंह की तरफ, ध्यान करना, जो भेड़ की पीठ जो बनती है यहाँ, उसके जो ग्लेशियर का प्रवाह होता है वो मुंह की तरफ होता है और बैठी हुई भेड़ की पीठ की तरह एक आकृति बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर कठान जो चट्टान है वो कठोर पाई जाती है। तो इसको कहा था रास मुटाने या भेड़ पीठ शिला। इसी तरह की एक विपरीत आकृति थी कि बर्फ अगर इस तरह से, और यहाँ पर जो है ज्वालामुखी पलग है तो इसके ऊपर मैंने बताया था पुंछ और सरंग, अगले वाले जो भाग है वो एक तीक्ष्ण भाग बन जाता है, उसको सरंग कहते हैं। लेकिन एक आकृति में बताना आपको भूल गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, यानी कि जब दो सरक आपस में ऐसे मिलते हैं इस तरह से, तो इसके बीच में एक जो किनारा रह जाता है, ऐसे दो सरक मिले तो इनके जो मंदिर के ऊपरी गुम्बज में आपने देखे होंगे किनारे, तो वो जो किनारे बच जाते हैं उन किनारों को कहा था अरीट। अरीट, कुछ बुकों में इसको अरेत भी लिखा जाता है। अरीट, अरेत या अरेट इसको लिख दिया जाता है। तो ये एक कंगी नुमा आकृति है, कंगी नुमा करती है। ध्यान करना ये भी अपर्दनात्मक एक स्थल रूप है। अब बात जो आती है वो नीचे वाले निक्षेपात्मक स्थल रूपों की आती है, जिसमें मैं दोबारा दोहरा दूं आपको कि ड्रमलिन है, एस्कर है, तलस्थ, मध्यस्थ या पार्श्व हिमोड है, या टिल का मैदान है, मोरेन है, या आउटवास पैलेन है, या फिर केटिल, हमक और जो केम है वो ऐसी सतलाकृतियाँ हैं जो कि हमारे ग्लेशियर से बनती है। और ग्लेशियरों की गति के प्रमाणिक तौर पर लुई अगासिज ने ये सिद्ध किया था कि गुरुत्व बल के आधार पर ये ग्लेशियर जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड होते हैं, और बर्फ़ के बीच में बनने वाली दरार को मैंने ब्रंगसुरुंड कहा था। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के फैक्ट्स की। एनसीईआरटी के जो फैक्ट हैं उनमें ये लो, बताने की जरूरत नहीं है। इसमें विश्व के स्थायी ग्लेशियर है, एक तो ग्रीनलैंड है और एक अंटार्कटिका है। पृथ्वी पर किस काल को हिमयुग के नाम से जाना जाता है? तो प्लीस्टोसीन काल को। मैं लिख देता हूं किस काल को? ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका महाद्वीप। और प्लीस्टोसीन काल को पृथ्वी पर विशाल ज्ञात हिमयुग के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। ये 72 किलोमीटर लंबा है।
काराकोरम श्रेणी में है, 72 किलोमीटर लंबा है, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है ये। थोड़ा एक बात और ध्यान कर लेना कि जैसे बाल्टेरो है वो भी 58 किलोमीटर लंबा है। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। हिमनद के कार्यों में मुख्य कार्य कौन सा है? तो उत्पाटन है। क्या है? उत्पाटन है। हिमनद के मुख्य कार्यों में उत्पाटन। प्लीस्टोसीन काल में यूरेशिया यानी यूरेशिया के अंदर जो हिमयुगों का क्रम था, इसको साथियों बहुत बार आरपीएससी ने यानी आरएस के और अन्य एग्जामों में पूछा है। प्लीस्टोसीन काल में 4 हिमयुग थे, यानी कि 4, इस पूरे हिमयुग को 4 उपभागों में बांटा गया, गुंज, मिडेल, रिस और वुरम। इसको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से याद कर लो, क्योंकि आगे पीछे क्रम देके ये पूछते हैं। जैसे ये जी से है, ये एम से है, और ये आर से है, और ये डब्ल्यू से है। इसका मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है कि अल्फ़ाबेट चाहे इसको आगे पीछे कैसे करके दिया जाए, जिसमें से जो सबसे लंबा काल था, ये 2 वाले काल जो थे इस प्लीस्टोसीन काल में लंबे हिमयुग के काल थे। ये यूरेशिया में यानी कि ज़्यादातर यूरोप में इन प्लीस्टोसीन काल को इन 4 भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान कर लेना, गुंज, मिडेल, रिश और वुरम। अब इसी चीज़ को जो है अमेरिका में, ये कई बार आरपीएससी ने पूछा है, अमेरिका में प्लीस्टोसीन काल में जो हिमयुग थे उनके नाम जो है क्रम वो है निब्रास्कन, कैंसन, इलिनॉयन और विस्कॉन्सिन, ये 4 है। इसको अगर आप याद करना चाहते हो तो ये लो, यानी कि नकेव, ये आप इसको याद कर सकते हो, सिंपल है। और जब वहाँ जाके ऑर्डर में आपसे पूछे आगे पीछे करके तो आप इसको याद कर सकते हो। फ्योर्ड तट, अब ये फ्योर्ड तट जो है थोड़ा मैं बताना चाहूँगा यहाँ, क्योंकि ये 3 तरह के तट होते हैं और जिनके बारे में वास्तविक जो अंतर था वो जर्मन विद्वान वान रिच्थोफन ने इनके अंतर के बारे में बताया था। रिया तट और फ्योर्ड तटों में अंतर क्या है? एक तो होता है रिया तट, एक होता है फ्योर्ड तट, रिया तट, और एक होता है डाल्मेशियन तट। ध्यान कर लेना इसके ऊपर। फ्योर्ड तट क्या है कि यू आकार की जो घाटियां हैं वो क्या है, डूब जाती है समुद्रों के अंदर। तो ये सामान्यतः जो है इनके खाड़ जो समुद्रों के किनारे होते हैं वो खड़े ढाल वाले होते हैं। ध्यान कर लेना, इसमें डाइक की तरह खड़े होते हैं ये, तो खड़े ढाल वाले होते हैं। और इधर वाला जो पार्श्व होता है वो समुद्री लहरों के कारण, कटाव के कारण वो नीचे गिर जाता है या टूट जाता है या छोटा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये फ्योर्ड तट है। सामान्यतः फ्योर्ड तट जो है नॉर्वे या स्वीडन या फिर न्यूजीलैंड या फिर जो अलास्का है, ग्रीनलैंड है, उनके किनारों के ऊपर ये जो है वो पाए जाते हैं फ्योर्ड तट। फ्योर्ड तट जो होते हैं वो यू आकार की घाटियों का समुद्रों में डूब जाने के कारण इनका निर्माण होता है। ये यू आकार की घाटियां बहुत विस्तृत और चौड़ी हो सकती है। लेकिन रिया तट जो होते हैं वो जैसे ये समुद्र है, इसमें नदियों की वी आकार की घाटी जो है समुद्र तली के नीचे तक होती है, समुद्र तली के नीचे तक होती है, यानी कि ये तटों के लंबवत होते हैं। दोबारा ध्यान करना, रिया तट जो होते हैं तटों के लंबवत जो है घाटियां अंदर तक जो है वो बनी होती है, उसको कहते हैं रिया तट। ये नदियों से बनते हैं, जबकि फ्योर्ड तट जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? ये बनते हैं ग्लेशियर से। अब बात आती है डाल्मेशियन तट। क्या आती है? डाल्मेशियन तट आती है। डाल्मेशियन तट जो है वो सामान्यतः क्या है कि ये जो तट है समुद्र का, इसके समांतर इस तरह से बनते हैं, यानी कि कोई भी अगर पर्वत है इसके किनारे पर इस तरह से, तो ये इस तरह से बनते हैं। ये सामान्यतः समुद्री धाराओं के कारण या फिर तरंगों की गतियों के कारण बनते हैं। तो ये हमेशा ही तटों के समांतर होते हैं। अगर ये तट है तो इसके समांतर इस तरह से ये जो धाराओं की गति के कारण जो है वो इनको काटते रहते हैं और काट के और तटों के समांतर जो है उनको कम तिरछा लेकिन ज़्यादा उतल ढाल वाला बना देते हैं। तो इसको कहते हैं डाल्मेशियन तट। अब बात आती है हॉर्न या गिरिसरंग सबसे उत्तम उदाहरण है। तो मैंने बताया था आपको कि इसका उत्तम उदाहरण है स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न। क्या है?
मैटर हॉर्न स्विट्जरलैंड का महत्वपूर्ण उदाहरण है। नूनाटक सतला करती है। अब ये आनंद की बात है जो मैं बताना, हो सकता है पिछली क्लास में मैंने बताई हूँ, लेकिन नूनाटक जो है वो मैंने बताया था कि नदियों में मोने डनाक जैसी एक ऐसी आकृति बच जाती है, जो ज्वालामुखी पलक होता है, जिसको संप्राय मैदान में यतर ततर ये बिखरी हुई कुछ चट्टानी आकृतियाँ रह जाती हैं, जिनको नदी अपर्दन कार्यों में काटा नहीं जाता है या काटने में नदियाँ असमर्थ रहती है, तो उसको हमने क्या कहा था, मोने डनाक। मोने डनाक। और इसमें अगर ग्लेशियर्स में इस तरह के ज्वालामुखी पलक बच जाते हैं तो उसको हमने क्या कहा था, नूनाटक। नूनाटक। और अगर ये हवा में रह जाएंगे तो इनको इंसेलबर्ग या दीपा भंगरी हम कहेंगे। अरीट अरेत, देखो इन तथ्यों का एक फ़ायदा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैमरे के सामने, क्योंकि कंटिन्यू बोलना होता है, यहाँ आपके फेस के एक्सप्रेशन मेरे पास नहीं लौट पाते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर चूक जाए तो यहाँ हम तथ्यों में उन चीज़ों को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो अरीट या अरेत जो है वो मैंने बताया आपको कि ये एक कंघी नुमा आकृति है। जब सड़कों के किनारे आपस में मिलते हैं, यानी कि दो सड़कों के बीच की जो कंडीशन होती है, तीक्ष्ण भाग होता है, उसको अरेट या अरीत कहते हैं। ये भी अपर्दनात्मक है और नूनाटक भी अपर्दनात्मक है। एस्कर किस प्रकार की सतला करती है, तो निक्षेपात्मक सतला करती है, जिसके ऊपर प्राचीन काल में रेल मार्ग और सड़क मार्ग बिछाए जाते थे। हिमानी अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में किस मैदान का निर्माण होता है, तो इसका होता है अवक्षेप। कुछ बुकों में इसको अपक्षेप मैदान या इसको टिल मैदान भी कहते हैं, टिल का मैदान भी कहते हैं, है ना, या फिर इसको मोरेन या हिमोड कह देते हैं, मोरेन या हिमोड कह देते हैं। ये कई नाम है, मोरेन के नाम से ये बहुत बार आया है। आउटवास पैलन या फिर इसको अवक्षेपण मैदान कहते हैं। तो ये हमारा जो था हिमानी अपर्दन चक्र था। हिमानी अपर्दन चक्र की संकल्पना जो थी डी मार्तोनी महोदय ने दी थी, जो कि फ्रांसीसी विद्वान थे। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें मैंने कोई भी सतलाकृति छोड़ी नहीं है, अगर इस वीडियो से आपको लाभ मिल रहा है तो इसे जो अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। गुड नाइट।